हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है एक माँ का दर्द। रात भर सरिता जी आत्ममंथन करती रही अपनी पूरी जिंदगी के सभी पन्नों का कि उन्होंने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, किसके लिए पूरी जिंदगी समझौते किए और क्यों। सच ही तो है, बिना माँ के भी तो बच्चे पलते हैं और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना तो हर माँ का कर्तव्य है। तो उसने कौन सा अनोखा काम किया। पूरी रात अकेली बालकनी में कुर्सी पर बैठी सोचते सोचते भोर हो गई। आज तो वो रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे थे। शायद बच्चों और पति की जगह उन्हें भी उनका साथ गंवारा नहीं था। सरिता जी के बेटे अखिल और पति सुरेश के कहे कड़वे शब्द उनके कानों में रात भर गूंजते रहे। अखिल ने माँ की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, क्या किया है आपने माँ हमारे लिए? बच्चों को जन्म देकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना ये तो हर औरत करती है, ये तो पूरी दुनिया में सभी करते हैं। इस घर में एक खाना बनाना काम है और वो भी आपको भारी लगता है। घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए बाई आती है और आप समय से हमारा टिफ़िन भी नहीं बना सकती। शुभी की बराबरी करती है। आप टीवी सीरियल की तरह सास बहू खेल रही हैं घर में। तो ये मत भूलिए माँ कि शुभी आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं है, वर्किंग ह्यूमन है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। तभी पीछे से सुरेश जी बोल पड़े, अरे बेटा तू किसको समझा रहा है? ये क्या जाने पैसे और पढ़ाई की कीमत। इनको तो बस जुबान चलाना आता है और खुद को महान दिखाना बस। जब बाहर चार पैसे जाकर कमाए तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत किस काम में लगती है। घर में बैठकर रोटी बनाना जितना आसान नहीं है रोटी कमाना। लेकिन इसकी तो अक्ल ही घुटनों में है। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही खराब हो गई है इनसे विवाह करके। 4 माह की पोती खुशी की गोद में लिए सरिता जी किसी गुनहगार की भांति सबके दोष सुन रही थी, लेकिन खामोशी की चादर ऐसे ओढ़े हुए थी जैसे उनके भीतर कोई तूफान चल रहा हो। बहू शुभी की बड़ी बड़ी घूरती नज़रें जैसे उनको खा जाने के लिए तैयार थी। वो भी सुनाने में कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसे तो बस मौका चाहिए होता है। उसने भी कहा, माँ जी सच ही कहते हैं लोग कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात आपने आज साबित कर दी। किसी ने उनकी बात पूरी नहीं सुनी। उनकी तकलीफ़ नहीं जानना चाहिए कि आखिर उन्होंने सुबह उठकर टिफ़िन क्यों नहीं बनाया। सीधा उनको फरमान सुना दिया गया। और सच ही तो कह रहे हैं शुभी और अखिल, जब मैं पति की ही नज़रों में सही नहीं हूँ तो बेटे बहू से क्या उम्मीद करूँ। सरिता जी और सुरेश जी की शादी हुए पूरे 30 साल हो चुके थे। महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 20 साल पूरा करते करते 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी रुचि उनकी गोद में थी। सुरेश जी का व्यवहार शुरू से ही सरिता जी के प्रति अच्छा नहीं था। वो घर खर्च तक के पैसे उनके हाथों में ना देते। सरिता जी को मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं था। सुरेश जी पैसों से जुड़े हर काम स्वयं करते। उनका मानना था कि औरतें खुद तो कोई काम करती नहीं, लेकिन घर खर्च के बहाने अपने पतियों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लेती हैं। जीवन भर पति और सास ससुर के जुल्म और ताने सुने क्योंकि उन्हें यकीन था कि बेटा बड़ा होकर उनकी तकलीफ़ समझेगा। लेकिन बेटा तकलीफ़ समझने की जगह उल्टा उन्हें और तकलीफ़ देने लगा। तभी उनके फ़ोन पर उनकी चचेरी बहन सुची का फ़ोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद बातों बातों में उसने सरिता जी को बताया कि उनका बेटा नया व्यवसाय शुरू कर रहा है कपड़ों का, जिसमें उसे कुछ महिलाओं की ज़रूरत है जो सिलाई जानती हो। कोई नज़र में हो तो बताना। इतना सुनते जैसे उन्हें अपने दिशाहीन जीवन में दिशा नज़र आने लगी। उन्होंने सुची से कहा, सुची क्या मैं आज तुझसे मिल सकती हूँ? और तुझे एतराज़ ना हो तो क्या मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ तेरी फैक्ट्री में? सुची बोली, दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो खुशी होगी अगर आप काम करो तो, लेकिन क्या जीजा जी तैयार होंगे?
आपके घर में किसी को कोई एतराज़ हुआ तो? सरता जी बोली, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं घर आती हूँ फिर बात करती हूँ। सरता जी ने दीवार की तरफ नज़र घुमाया, देखा तो घड़ी में सुबह के 7 बजे थे। रविवार का दिन होने से सब सो रहे थे। उनको पता था कि कोई सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठने वाला। वो फटाफट उठकर नहा धोकर तैयार हुई और अपना पर्स लेकर चचेरी बहन के घर जाने लगी। उनकी बहन उन्हीं के शहर में रहती थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन पर बात करने की बजाय सामने बात करना उचित समझा। तभी सुरेश जी आंखें मींचते हुए हाल के सोफे पर आकर बैठे और कहा, ये कहाँ सुबह सुबह हीरोइन बनकर जा रही हो? लोग तो 60 की उम्र होने पर सठियाते हैं, तुम पहले ही पागल हो गई। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। अखिल और सुभी भी आते होंगे, उन्हें भी उनकी ग्रीन टी दे दो बनाकर। इतने में सुभी और अखिल भी आ गए। तब सरता जी ने कहा, मैं जा रही हूँ अपने लिए रोटी और सम्मान कमाने, क्योंकि घर में तो खाना बनाने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। तो आप सब अब मिलकर देख लो, क्योंकि घर तो आप सबका भी है। अखिल बोला, ये कैसी सुबह सुबह बहकी बहकी बातें करने लगी माँ? इस उम्र में अब कौन सा काम मिलेगा आपको? चुपचाप घर में रहिए और बाहर जाकर हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाइए। इसे हमने बहुत मेहनत से कमाया है, इसे हम खोना नहीं चाहते। सरता जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, इतने साल चुपचाप इस घर में अपनी इज्जत का तमाशा बनते इसलिए देखती रही ताकि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए और इस घर का तमाशा ना बने। खुद से पहले इस घर और अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचा, जिसका इनाम तुमने मुझे कल दिया। लेकिन अब और नहीं, बस अब और मैं अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकती। रही बात मेरे काम की, तो बेटा सच्चे मन से ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। काम कौन सी बड़ी चीज़ है, और ये उम्र सिर्फ एक नंबर है जो कभी आपके काम में बाधा नहीं बनती। काम के लिए तो बस हिम्मत और लगन की ज़रूरत होती है। और हाँ, तुमने कल बिल्कुल ठीक कहा था कि बच्चों को जन्म देने से लेकर उनका पालन पोषण सभी औरतें करती हैं। तो अब खुशी की सारी जिम्मेदारी शुभी की हुई, क्योंकि वो भी तो माँ है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आज सरता जी ने परिवार की जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर दिया था। जिम्मेदारियों को खोकर वो आज स्वयं के लिए सम्मान पाने निकल पड़ी थी, दौड़ती भागती सड़कों पर। रुचि आज पूरे 1 साल बाद विदेश से भारत अपने मायके सबसे मिलने आई थी। घर पहुंचते सुरेश जी ने उसे गले से लगा लिया और पूछा, बेटा बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई? पापा, इस बार मैं सिर्फ आप लोगों के साथ सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समय बिताने आई हूँ, इसलिए बच्चों को साथ लेकर नहीं आई। लेकिन पापा, माँ कहाँ है? अभी तक आई नहीं मुझसे मिलने, कहीं बाहर गई है क्या? सुरेश जी नज़रें झुकाते हुए कहा, अब क्या बताऊँ बेटा तुझे। तब तक वहाँ अखिल और सुभी भी आ गए। दोनों रुचि से मिले, लेकिन दोनों के चेहरे पर उदासी थी। शायद दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। रुचि को उनके बात करने के तरीके और हाव भाव को देखकर लगा सुरेश जी से लेकर सुभी तक सब बस उसे खुशहाल माहौल दिखाने का और खुशी होने का नाटक दिखा रहे थे, जो रुचि भली भांति समझ रही थी। रुचि के बार बार सरता जी के बारे में पूछे गए सवालों को सब टाल जाते। अगले दिन रविवार था। सुबह सुबह जब रुचि उठी तो देखा कि अखिल और सुभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, खुशी और घर के कामों को लेकर। दूसरी तरफ आंख पर चश्मा ठीक करते सुरेश जी चाय बनाने के लिए गैस जलाकर चाय के बर्तन चढ़ा रहे थे। तब तक रुचि ने पास जाकर कहा, क्या बात है पापा, पहली बार आपको चाय बनाते देख रही हूँ। आज तो मैं भी पीऊँगी आपके हाथ की चाय। काश माँ यहाँ होती तो और मज़ा आता, उनको भी आपके हाथ की चाय पीने के लिए मिल जाती, है ना पापा? इतना सुनते सुरेश जी की आंखों में आंसू आ गए और वो आंखों से चश्मा उतारकर दाहिने हाथ से आंसुओं को पोंछने लगे। तो रुचि ने कहा, ये क्या पापा, आप तो रोने लगे। अरे नहीं, रो नहीं रहा हूँ, बस आंखों में पानी आ गया, लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। रुचि ने देखा पूरे दिन और घर का काम तीनों लोगों में बांट कर रखा गया है। सुबह के चाय नाश्ते की जिम्मेदारी सुरेश जी की
और लंच सुबह एवं डिनर अखिल की जिम्मेदारी थी। साथ ही रात में खुशी के जागने पर जगना भी अखिल और सुरेश जी की जिम्मेदारी थी। 2 दिन में घर का माहौल देखकर रुचि का दम घुटने लगा। उसने कहा, क्या बात है अखिल और पापा, जिस काम को माँ आज तक अकेले करते आई, कभी उफ तक नहीं किया, उस काम को उनके ना रहने पर सब मिलकर कर रहे हैं। काश ये सब कुछ माँ के साथ उनके सपोर्ट में भी किया जाता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। काफ़ी कुछ बदल गया है इन 1 सालों में, है ना अखिल? अखिल बोला, तू तो बस जब से आई है प्रवचन ही दिए जा रही है, ये नहीं कि आकर काम में मदद करे, तो बस मेहमानों की तरह नुक्ताचीनी करने बैठ गई है। अखिल, तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन मैं नहीं भूली कि माँ के रहते पापा ने हमें कभी घर के काम नहीं करने दिए। हमेशा यही बोला, ये तुम्हारी माँ करेगी, तो अब मेरी आदत बिगड़ गई है। वैसे भी बेटियाँ तो मायके में मेहमान ही होती हैं। माँ हर बात में माँ सुन सुन कर कान पक गया है मेरा। ये सब तमाशा उन्हीं की वजह से तो हो रहा है, क्या तुझे नहीं पता? अखिल ने फिर गुस्से में झल्लाते हुए कहा। तब तक रुचि ने एक जोरदार तमाचा अखिल के गाल पर दे मारा और कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपनी देवी समान माँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए? माँ की वजह से ना आज कुछ हो रहा है, ना माँ की वजह से पहले कुछ होता था, बल्कि माँ की वजह से ही इस घर की खुशियाँ और शांति थी। समझे तुम? जो गुस्सा और जो बात तुम्हें अपनी पत्नी पर निकालना चाहिए था, वो गुस्सा तुमने माँ पर निकाला। क्या कहा था तुमने माँ से कि उन्होंने किया क्या है? मैं बताती हूँ तुम्हें। उन्होंने इस ईंट पत्थर के मकान को घर बनाने के लिए अपनी नींद, सपने और अपना आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने पापा जैसे अहंकारी और गुस्सैल इंसान को बर्दाश्त किया है। सोचो जरा, अगर माँ ने भी शुभी की तरह पापा को बार बार पुलिस की धमकी दी होती तो हमारा भविष्य क्या होता? जिस घर को तुम लोगों ने अपना कहकर उन्हें घर से निकाल दिया, उस अपमान के बदले के लिए उन्होंने तुम सब पर केस किया होता, तब सोचा है क्या होता? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज वो अपने बल और बुद्धि से अपना खोया आत्मसम्मान वापस पा चुकी हैं। आज उनके पास सब कुछ है। तुम सोचो और सोचकर देखना कि तुमने क्या खोया और क्या पाया अपनी माँ को घर से निकालकर। उस दिन तुम अपनी पत्नी के टिफ़िन ना बन पाने के कारण माँ पर चिल्ला पड़े, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर माँ ने टिफ़िन क्यों नहीं बनाया। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? मैं बताती हूँ, उस रात तुम सब जब चैन से सो रहे थे, माँ पूरी रात खुशी को गोद में लिए घूमती रही, क्योंकि वो पूरी रात जाकर खेलती रही। और माँ, तुम सबकी नींद ना खराब हो, क्योंकि तुम लोगों को ऑफिस जाना होता है, इसलिए खुशी को देखती रही, जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी हुई और उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई और सुबह आग लग गई। जब उनकी आँख खुली तो तुम सब तैयार होकर उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। पापा, आप बहुत अच्छे पिता तो रहे, लेकिन एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाए। आपने भी पूरी उम्र सिर्फ उनका अपमान किया। जिस समय अखिल उनका अपमान कर रहा था, आप बजाय अखिल को डांटने के उसका साथ देने लगे। माँ का अपमान करने में ये साथ निभाया आपने अपने जीवन साथी होने का। आपकी लंबी उम्र की खातिर न जाने माँ कितने व्रत रखती हैं। आपकी एक एक पसंद नापसंद का ख्याल हमेशा रखा उन्होंने, लेकिन आपने कभी उनका सम्मान नहीं किया। आज सिर्फ खाना बनाने के जिस काम को सब मिलकर कर रहे हैं, उससे अधिक काम माँ अकेले कर देती थी। क्यों पापा, सही कह रही हूँ ना मैं? और हाँ, मुझे ये सब बातें माँ ने नहीं बताई, बल्कि सुचि मौसी से पता चली। सुरुचि ने आज सारी मन की भड़ास निकाल दी और सबको सच का आईना दिखा दिया। इतना सुनते सुरेश जी फफक कर रो पड़े और कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, हाँ बिटिया, तू सही कह रही है, मैंने बहुत गलत किया सरता के साथ। रुचि ने कहा, पापा, मैं जा रही हूँ अपनी माँ और बच्चों के पास। माँ ने तो मुझे आप सबको कुछ भी कहने से मना किया था, लेकिन आज मुझसे दोबारा माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ।
मैं तो यहाँ यही देखने आई थी कि माँ के बिना आप सब कैसे रह रहे हैं। मुझे लगा आप सबको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, मगर अफसोस, चलती हूँ। तभी सुरेश जी ने कहा, रुक बेटा, मैं भी चलूँगा सरता से अपने किए की माफ़ी मांगने। जानता हूँ मेरा अपराध माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन दिल को सुकून तो मिल जाएगा। तभी पीछे से अखिल और सुभी भी बोल पड़े, हम भी चलेंगे साथ में और माँ को मनाकर वापस घर लाएंगे। सब एक साथ मिलकर सरता जी के घर पहुँचे। वहाँ वो बाहर के हाल में औरतों को सिलाई के गुण सिखा रही थी। आज उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का चमक था। सबको एक साथ देखकर सरता जी चौंक गई। फिर उन्होंने सबको अंदर बुलाया। उन्होंने सिलाई केंद्र की एक महिला को इशारा किया तो वो जाकर चाय पानी लेकर आई सबके लिए। तब अखिल ने खुशी को सरता जी की गोदी में देते हुए कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। पीछे से सुबी ने कहा, हाँ माँ जी, हम सबको माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। इन सब के बीच सुरेश जी लज्जित नज़रों से सिर झुकाए कनखियों से सिर्फ सरता जी को देख रहे थे। सरता जी चुपचाप सबकी बातें सुने जा रही थी। तभी सुरेश जी ने कहा, सरता, आप घर चलो। बच्चे कब से कह रहे हैं, लेकिन माफ़ी मांगने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तभी सरता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने घर में ही तो हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सरता जी की बात सुनकर सुरेश जी ने कहा, तुम यही चाहती हो ना कि मैं सबके सामने अपने किए की माफ़ी मांगूं? तो लो, मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब तो चलो। सरता जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी थी। मुझे बहुत पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आप सबको अपना अपमान करने का मौका दिया। इसलिए आप सब कर पाए। मुझे किसी से माफ़ी नहीं मंगवानी। जिसकी मर्जी हो मेरे साथ यहाँ मेरे इस किराए के छोटे से घर में रह सकता है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ देखकर। जब भी जिसका मन हो वो यहाँ आकर मिल सकता है मुझसे, लेकिन अब मैं लौटकर वापस उस घर में नहीं जाऊँगी। ठीक है, फिर मैं तो तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। मैं भी कहीं नहीं जाने वाला और तुमको चाय अब मैं सुबह बनाकर पिलाऊंगा, समझी? आखिर कानूनी पत्नी हो हमारी। सुरेश जी ने सरता जी का हाथ पकड़कर कहा। अखिल और सुभी वहाँ से लौटकर घर आ गए, लेकिन अब हर तीज त्यौहार पर उनसे मिलने जाते। सुरेश जी और सरता जी अब अपनी ज़िंदगी की साज को खुशहाल जीने का हर प्रयास करते और खुश रहते।